बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। बेटा हमारा आज का टॉपिक है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। मैक्स प्लांक बेटा एक जर्मन फिजिस्ट था जिसने एनर्जी क्वांटा डिस्कवर किया था और इसके लिए इसको 1918 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लांक्स जो है बेटा क्वांटम थ्योरी, इसमें हम जो है वो एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्वांटा की फॉर्म में जो है एमिट भी होती है एनर्जी और एब्जॉर्ब भी होती है। तो मैक्स प्लांक्स ने बेटा जो है ना, मैक्स प्लांक ने 1900 में एक क्वांटम थ्योरी बनाई बेटा, जिसमें इसने एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को डिस्कस किया। इसमें एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को डिस्कस किया कि रेडिएशन जो है वो एमिट कैसे होती है। एमिट का मतलब है रिलीज़ होना, और ये एब्जॉर्ब किस तरह से होंगी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेटा जो मेन पॉइंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मेन पॉइंट, इसने कहा पहला पॉइंट है कि एनर्जी इज़ नॉट एमिटेड और absorbed continuously, rather it is emitted or absorbed in a discontinuous manner and in the form of wave packet। पहली बात जो रदरफोर्ड ने बेटा कही थी, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में ये हमें बताया गया कि एनर्जी जो है वो ना तो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होती है और ना ही कंटिन्यूसली एमिट होती है, बल्कि ये डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है, यानी इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट। और हर वेव पैकेट को बेटा नाम दिया गया क्वांटम या क्वांटा का, ठीक है, जिसकी एक ख़ास एनर्जी होती है, जिसकी एक ख़ास एनर्जी होती है। लाइट के केस में बेटा हम जो लाइट भी तो हम कहते हैं डेट इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट के केस में हम क्वांटम ऑफ एनर्जी को कहेंगे फोटोन। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हम एक वेव पैकेट एनर्जी का ले रहे हैं तो उसको हम क्वांटा कहते हैं, और अगर हम लाइट की एनर्जी का जो है वो एक वेव पैकेट ले रहे हैं तो फिर उसको हम फोटोन कहेंगे। अब एक फोटोन या एक क्वांटम की जो एनर्जी होती है बेटा, वो हम जानते हैं कि एनर्जी हमेशा एक वेव की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस रेडिएशन की, उसकी वेव फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने यहाँ पे यही रिलेशन जो है वो मैथमेटिकली लिखा कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू। यहाँ पे बेटा जो म्यू है ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे ये म्यू जो है बेटा ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद जब हमने बेटा प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को ख़त्म किया तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया, डेट इज़ एच। एच कांस्टेंट जो है वहाँ पे हमने लगाया, और एच क्या है, एच बेटा जो है ना ये प्लांक्स कांस्टेंट है। ये प्लांक ने इसको अपने नाम से कांस्टेंट का नाम दिया, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। तो ये बेटा जो है वो पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा उसमें हमने कहा कि एनर्जी जो है वो कभी भी कंटिन्यूसली ना तो एमिट होगी ना ही कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होगी। ये डिसकंटिन्यूस मैनर में एमिट होती है और डिसकंटिन्यूस मैनर में ही एब्जॉर्ब होती है, और ये एनर्जी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट जो है वो एब्जॉर्ब भी होती है और वेव पैकेट की फॉर्म में ये एमिट भी होती है। और वेव पैकेट को हमने कहा कि दिस इज़ द क्वांटा या क्वांटम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि हर क्वांटम जो होता है उसकी एक ख़ास डेफिनेट एनर्जी होती है। वो कितनी एनर्जी होती है, और दूसरे पॉइंट में हमें पता चला कि उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही उस क्वांटम की एनर्जी होगी। कि एक फोटोन की या एक क्वांटम की जो एनर्जी होती है डैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके लिए हमने मैथमेटिकली लिखा कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू। यहाँ पे म्यू बेटा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। तो जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया तो हमने यहाँ पे अल्टीमेटली, जब आप लोग जानते हैं जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट एच लगाया। यहाँ पे ये हमने कहा कि एच क्या है, ये प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। ये थे बेटा पहले दो पास्टुलेट। अब बेटा नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं तीसरा पॉइंट। वो कहता है कि एक बॉडी
एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्वांटा, कि कोई भी बॉडी है वो एनर्जी को एमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी तो वो क्वांटा की शक्ल में करेगी, यानी कि वेव पैकेट की शक्ल में उसको एमिट भी करेगी एनर्जी को और एब्जॉर्ब भी करेगी, यानी कंटिन्यूस नहीं हो सकता, और छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में उनको रिलीज़ करेगी। और हर पैकेट की जो एनर्जी होती है वो इसकी किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी E इज़ इक्वल टू एच म्यू। म्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। म्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। बेटा आप लोगों ने वेव वाले चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती बराबर होती है डिस्टेंस और ओवर वेव लेंथ के। तो यहाँ पे हम सॉरी स्पीड ओवर वेव लेंथ के। तो यहाँ पे हम अगर रेडिएशन की बात करते हैं तो बेटा रेडिएशन के लिए स्पीड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सी कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। सी किसको कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को। तो हमारे पास यहाँ पे म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे क्या है बेटा, लैम्डा यहाँ पे वेव लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। जब हमने इस पूरी वैल्यू को उठाया, म्यू की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन बेटा E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। एच सी ओवर लैम्डा, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो ये हमारे पास बेटा यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी जब हमने म्यू की वैल्यू को पुट किया इस इक्वेशन में। इसके बाद बेटा हमने यहाँ पे बात की है फ्रीक्वेंसी की, हमने बात की है वेवलेंथ की। तो हम इनकी डेफिनेशंस को स्टडी कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड, कि एक पॉइंट में एक सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रही हैं वो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी। इसको हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से जिसको हम म्यू कहते हैं। और इसका जो यूनिट है बेटा वो इसका यूनिट होता है हर्ट्ज़ साइकिल पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो इसमें हम नॉर्मली जो यूनिट बेटा इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए वो हम करते हैं हर्ट्ज़। अब बेटा इसका रिलेशनशिप क्या है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी जो है बेटा ये वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ रेडिएशन की कम होगी। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल ज़्यादा होगा तो दूसरा कम हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है बेटा जब हम बात करते हैं एक वेव की, कि वेव जो है वो इस तरह से मूव करती है, तो इसका बेटा ये जो हायर पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं क्रस्ट, और ये जो लोअर पोर्शन होता है, लोअर एंड होता है, इसको हम कहते हैं ट्रफ। तो अब वेवलेंथ क्या होती है बेटा, वेवलेंथ एक डिस्टेंस होता है जो एडजेसेंट क्रस्ट और एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान में होता है, यानी कि ये क्रस्ट है ये भी क्रस्ट है, तो इन दोनों के दरमियान में जो फासला होगा वो हमारे पास लैम्डा यानी वेवलेंथ होगी। वो क्या होगी, वेवलेंथ होगी। या हम ये ट्रफ की बात कर लें तो दो ट्रफ के दरमियान, एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान जो फासला है वो क्या होगा, वो हमारे पास वेवलेंथ होगी, यानी उसकी लैम्डा होगा। अब बेटा हमने ये वेवलेंथ की डेफिनेशन जो है वो समझ ली है कि दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ। द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ, कि एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो वेव लेंथ होगी। बेटा वेव लेंथ को नॉर्मली हम जो है लेंथ है डिस्टेंस है ये, तो डिस्टेंस के यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम लेंथ का यूनिट जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का जो यूनिट होगा बेटा वो इस्तेमाल करेंगे एंगस्ट्रम, या इसके लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं नैनोमीटर, या इसके लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं पिकोमीटर। तो ये इसके जो हैं वो यूनिट होंगे, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लैम्डा जो है वो बेटा वो सिंबल इस्तेमाल करते हैं। और हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ होती है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेवलेंथ जो है उसका रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी से इन्वर्स होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इसके बाद बेटा आपने याद रखना है कि वेवलेंथ जो होती है वो डिफरेंट रेडिएशन की नेचर के बारे में बता रही होती है। डिफरेंट रेडिएशन जो होंगी उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो वेवलेंथ होती है वो हमें किस बारे में बताती है, वो हमें नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में बताती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक टर्म है वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, कि हमारे पास एक ख़ास डिस्टेंस है उसमें कितनी वेव्स जो हैं वो पास कर रही हैं, दिस इज़ कॉल्ड वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज़ कॉल्ड
वेव नंबर जो होता है बेटा ये जो है वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है, वेवलेंथ का उल्ट होता है। तो इसका जो वेवलेंथ का अगर यूनिट जो है वो सेंटीमीटर नैनोमीटर है तो इसका पर नैनोमीटर पर सेंटीमीटर होगा, अल्टीमेटली पर पिकोमीटर होगा। तो इसको हम नॉर्मली जो मैयर करते हैं वो पर सेंटीमीटर में करते हैं, या हम इसको नॉर्मली जो है वो मैयर करते हैं पर मीटर में। और इसको बेटा इसकी सिंबल क्या होगी? इसकी सिंबल होगी कि अगर हम म्यू जो फ्रीक्वेंसी की सिंबल है उसके ऊपर बार लगा देंगे तो उसको हम पढ़ते हैं म्यू बार। ये किसकी सिंबल है? ये सिंबल है बेटा वेव नंबर की। नेक्स्ट बेटा हमने कुछ रिलेशनशिप देखने हैं कि वेव नंबर हमने कहा कि ये रेसिप्रोकल होता है किसका जी? रेसिप्रोकल होता है लैम्डा का, यानी वेवलेंथ का। तो अब हमने इन तीनों के दरमियान में रिलेशनशिप देखना है। तो हमने एक इक्वेशन लिखी थी पहले, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अब यहाँ पे बेटा अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दें कि E इज इक्वल टू एच सी इंटू 1 ओवर लैम्डा। तो बेटा लैम्डा की जगह पे हम जो है वो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, वह एच लैम्डा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वेव नंबर। तो जब हमने ये पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू एच सी म्यू बार। ये हमारे पास बेटा इक्वेशन आ जाएगी, E इज इक्वल टू एच सी म्यू बार। तो ये बेटा आप लोग जानते हैं कि अगर ग्रेटर द वेव नंबर होगा फोटोन का, ग्रेटर उसकी एनर्जी होगी। यानी कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है और वेवलेंथ का इन सब के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड जो होता है बेटा ये हाइट ऑफ द क्रस्ट होती है या डेप्थ ऑफ द ट्रफ होती है। कि जब हमने एक वेव बनाई है तो हम देखते हैं कि मीन पोजीशन से क्रस्ट की कितनी हाइट है या डेप्थ कितनी है ट्रफ की। तो ये हमारे पास बेटा जो लेंथ डिस्टेंस आएगा ये हमारे पास आएगा एम्पलीट्यूड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड जो होता है बेटा एक वेव का, वो हमें बताता है कि रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है, रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है। नेक्स्ट बेटा वेलोसिटी की बात करते हैं। तो हम वेलोसिटी के लिए जो है वो अल्टीमेटली हम कहते हैं कि वेलोसिटी जो है ना ये है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वेव एक सेकंड में। एक सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो बेटा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर सी से। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो है बेटा वो वेलोसिटी से रिलेटेड होते हैं। इसके लिए हमने इक्वेशन पढ़ी है ये कि सी इज़ इक्वल टू लैम्डा म्यू और म्यू इज़ इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा जो स्पेस में वैक्यूम में जो है वो ट्रैवल कर रही हैं उनकी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतना जो है वो उनकी वेलोसिटी है रेडिएशन की स्पेस के अंदर मूव करने की। नेक्स्ट बेटा हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो यहाँ तक ही थी। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। तो आपके सामने है नील बोहर। नील बोहर बेटा एक डैनिश फिजिस्ट था जिसने बहुत ज़्यादा फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। एटम के मॉडल को इसने बनाया और इसमें बहुत सारी जो है ना वो उसमें पैरामीटर्स को डिस्कवर किया, उनको डिस्क्राइब किया। और ये जो है बेटा इसकी जो डिस्कवरी थी या मॉडल था उसने हमें एटम की एक बेटर स्ट्रक्चर को समझने के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हुई थी और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। बेटा बोहर एटॉमिक मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहली बात बेटा हम इससे पहले हमारे पास जो मॉडल था वो था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट थे उसको सिर्फ इसने एक्सप्लेन करने के लिए एक नया मॉडल बनाया था। और इसकी किस बुनियाद पे इसने अपना मॉडल बयान किया? बेटा इसने अपना मॉडल बयान किया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पे। इसलिए हमने बोहर मॉडल से पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल के दरमियान में हमने क्या पढ़ा? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी, ताकि हमें प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का अंदाज़ा हो कि वो क्या कहती हैं। हाँ बेटा इसकी थ्योरी के मेन पास्टुलेट क्या थे? पहला जो पॉइंट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में
कि हमने कहा कि एक एटम किस तरह से होता है जी। एटम इस तरह से होता है कि दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के गिर्द जो हैं वो शेल्स होते हैं और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट के इन सर्कुलर ऑर्बिट में किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा और हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स होगी। हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स होगी। यहाँ पे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द हमने 3 ऑर्बिट बनाए बेटा। हर ऑर्बिट की पहले की, दूसरे की और तीसरे की इनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। और इनकी एनर्जी जो है वो एसोसिएट किसके साथ होगी, क्वांटम नंबर से एसोसिएट होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी होगी। इसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक ही ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है सिमिलर ऑर्बिट में, तो वो ना तो एनर्जी को एमिट करेगा ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट नीदर एमिट्स नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। जब वो एक ही फिक्स्ड सेम ऑर्बिट में बेटा मूव कर रहा है तो वो ना तो एनर्जी को एमिट करेगा ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को कब एमिट और कब एब्जॉर्ब करेगा बेटा, वो जब एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट की तरफ जाएगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो तब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। अब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, जितना उन दोनों एनर्जी लेवल्स का यानी उन दोनों ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस होगा। तो डेल्टा ई जो है ना ये वो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो कितनी एनर्जी चेंज आती है उसके अंदर, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H म्यू। कि जितना उन दोनों एनर्जी शेल्स में या उन दोनों ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या वो एमिट करेगा। एक ही ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए एनर्जी को ना तो एब्जॉर्ब करता है ना ही एनर्जी को एमिट करता है। नेक्स्ट बेटे लास्ट पॉइंट इसके लिए जो है हमारे पास वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो वो कहता है उसका एंगुलर मोमेंटम लें आप। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसके लिए उसका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 का, कि h/2 के, तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहाँ से बेटा इस इक्वेशन से हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि n की वैल्यू हमने निकालनी है। n इज़ द नंबर ऑफ शेल, के वो किस ऑर्बिट में या किस शेल में मूव करेगा। तो यहाँ से हम उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 रिलेशनशिप बेटा इस्तेमाल करके ये, तो हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है तो वो पहले शेल में रिवॉल्व करेगा, अगर n की वैल्यू 2 आ जाती है तो दूसरे शेल में रिवॉल्व करेगा, वो n की वैल्यू 3 आ जाती है तो वो तीसरे शेल में रिवॉल्व करेगा। तो वो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो पहले शेल के लिए h/2 के बराबर होना चाहिए, दूसरे शेल के लिए 2h/2 के बराबर होना चाहिए, तीसरे शेल के लिए 3h/2 के बराबर होना चाहिए। तो ये था बेटा बोहर एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट हम इसके मुताबिक डेरिवेशन करेंगे रेडियस की और एनर्जी की। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।